जरा सोचिए, एक विशाल स्टेडियम है जो हजारों दर्शकों की खुशी और चीखों से गूंज रहा है। एक शानदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एड्रीनलिन का स्तर एकदम चरम पर है, नायक जीत गया है। और फिर बस एक ही पल में ये सब कुछ एकदम घूंटू और बेहद खौफनाक सन्नाटे में बदल जाता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम एपिसोड 25 तारामंडल का राजकुमार की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम कहानी कहने की एक बेहतरीन कला को करीब से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये कहानी एक सुरक्षित टूर्नामेंट आर्क से निकलकर सीधे एक सर्वाइवल आर्क के खौफनाक और अंधेरे रोमांच में अचानक छलांग लगा देती है। और आप जानते हैं, ये सब शुरू होता है सिर्फ एक अकेले इंसान के आने से। तो होता क्या है कि स्टेडियम की चीखें एकदम से शांत हो जाती हैं। वहां की हवा अचानक बहुत भारी महसूस होने लगती है, जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। और उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ठक ठक ठक। ये एक बहुत भारी लोहे की जंजीर के जमीन पर घिसटने की आवाज है। फिर एक रहस्यमय योद्धा मैदान में कदम रखता है। उसकी आंखों के नीचे पुराने निशान हैं और चेहरे पर एक बेहद खौफनाक सधी हुई मुस्कान। वो उस भारी जंजीर को एक घमंडी लड़ाके के ठीक सामने जमीन पर दे मारता है, जिससे पत्थर तक टूट जाता है। और फिर बहुत ही शांत आवाज में फुसफुसाता है, डरे हुए हो? चिंता मत करो, आज मेरा मूड अच्छा है। बस इसे एक रूह कंपा देने वाली लाइन के साथ विक्रांत उस जीत के पूरे माहौल को चकनाचूर कर देता है। अब यह साफ हो चुका है कि अखाड़े की सुरक्षा खत्म हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, सन्नाटा और एक शिकारी का आगमन। देखिए, ये कोई साधारण सा नया प्रतिद्वंदी नहीं है जो बस मैदान में उतर आया है। ये तो पूरे माहौल में एक बुनियादी बदलाव है। जमीन उसके कदमों के नीचे सचमुच कांप रही है, जो हर किसी को ये बता रही है कि भाई नियम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। विक्रांत बिना एक भी मुक्का मारे अपना दबदबा कैसे कायम करता है, ये सच में समझने लायक है। उसके चेहरे के वो पुराने निशान और वो क्रूर सदी हुई मुस्कान, ये एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक रणनीति है। और फिर वो अलौकिक वजन जो पूरे माहौल को भारी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ शरीर का वजन नहीं है, ये एक घनी काली ऊर्जा है। उसने उस भारी जंजीर को गिराकर पत्थर में एक असली गड्ढा बना दिया। जरा उसके बर्ताव पर गौर कीजिए। वो सिर्फ उस लड़ाके को चुनौती नहीं देता, बल्कि वो उसके बेहद करीब जाता है और उसके कानों में फुसफुसाता है। ये पूरी तरह से एक शिकारी जैसी प्रवृत्ति है। वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने विरोधियों के दिमाग को निशाना बना रहा है और उनका मनोबल तोड़ रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सत्ता के केंद्रों में बढ़ती असुरक्षा। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि विक्रांत का आना सिर्फ आम लड़ाकों को नहीं डराता, ये इस दुनिया की स्थापित सत्ता को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। विशेषज्ञों, जज, राजघराने के लोग, मतलब वो लोग जिन्हें हम अजेय मानते थे, वो भी डर रहे हैं। अब ध्यान दें कि सत्ता में बैठे ये दिग्गज कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रुद्रकेतु जैसे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ शारीरिक खतरे को देखते हैं, मतलब जंजीर से जमीन तोड़ने की वो अपार ताकत। लेकिन कालदंत और गुरुमां आनंदी वो उसकी मांसपेशियों को नहीं देख रहे हैं। कालदंत को एक भयानक अस्तित्व का खतरा महसूस होता है। वो कहते हैं उसके भीतर कुछ अंधकार है। गुरुमां को एक अजीब और सिकुड़ती हुई शक्ति का एहसास होता है, एक बिल्कुल ही अज्ञात आध्यात्मिक खतरा। और फिर रुचि हैं, जो शाही मार्गदर्शक हैं, वो डर के मारे अपने सिंहासन को इतनी मजबूती से पकड़ लेती हैं। आम लड़ाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बस वहां से भागना चाहते हैं। ये सब हमें साफ दिखाता है कि विक्रांत केवल एक ताकतवर इंसान नहीं है, वो एक ऐसा आध्यात्मिक और खौफनाक खतरा है जिसे उच्च स्तर की सुरक्षा भी ना तो समझ सकती है और ना ही नियंत्रित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, अलौकिक दृष्टि का उदय। अब जब पूरा का पूरा स्टेडियम खौफ से जमा हुआ है, हमारा मुख्य पात्र आरव वो बस वहां खड़ा नहीं है। उसका शरीर विक्रांत की उपस्थिति पर एक अलग ही तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। उसे अचानक अपनी छाती में एक बहुत तेज जलन महसूस होती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, धक धक धक। और एक भयानक पल के लिए उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से धुंध छा जाती है। ये जो आरव महसूस कर रहा है ना, ये कोई बीमारी नहीं, एक जागृति है। इसे ही अतीन्द्रिय बोध या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी ESP कहते हैं। इस अचानक हुए बदलाव से वो हमारी इस भौतिक दुनिया के परे देखने लगता है। और जब उसकी नज़रें साफ होती है तो उसे वो दिखाई देता है जो वहां मौजूद किसी और को नहीं दिख रहा, एक काली धुन और विक्रांत के ठीक पीछे एक हंसती हुई बेहद खौफनाक परछाई। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। आरव अब सिर्फ टूर्नामेंट में मुक्के चलाने वाला कोई साधारण लड़ाका नहीं रहा। वो अब एक ऐसे मुख्य पात्र में बदल चुका है जिसका सामना एक प्राचीन अंधेरी सत्ता से होने वाला है। बेशक, जब कहानी इतनी तेजी से डार्क हो रही हो ना, तो माहौल को थोड़ा हल्का करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर नालायक बाबा की ये टिप्पणी एकदम सटीक बैठती है।
तावीज़ के अंदर से वो कहते हैं, वो इतना बड़ा है, तुम उसकी एक जेब में आ जाओगे और मैं तावीज़ के साथ दूसरी में। ये सुनने में भले ही मज़ेदार लगे, लेकिन रणनीतिक रूप से ये डेविड बनाम गोलियात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये हमारे तनाव को थोड़ा कम ज़रूर करता है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें लगातार याद भी दिलाता है कि इस विशाल अलौकिक खतरे के सामने आरव शारीरिक रूप से कितना छोटा और कमज़ोर है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से की सर्वाइवल आर्क की शुरुआत। उन चुटकुलों और भारी तनाव के बीच इस मुलाकात का सबसे खौफनाक पल सामने आता है। विक्रांत के चेहरे की वो क्रूर मुस्कान अचानक से गायब हो जाती है। वो अपनी नजरें सीधे आरव पर टिका देता है। सोचिए, स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की उस भीड़ में वो शिकारी केवल और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। वो उसे घूरता है, ये पहचानते हुए कि आरव बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं है। आरव की वो नई जागरूकता उससे छिप नहीं पाई है। और तभी विक्रांत कहता है, तो तुमने भी इससे महसूस किया? इस एक बात से सब कुछ बदल जाता है। ये इन दो पात्रों के बीच एक रहस्यमय और बहुत ही गहरे संबंध को स्थापित कर देता है। विक्रांत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वो आरव के अंदर की उस प्राचीन चिंगारी के बारे में जानता है। अब ये केवल टूर्नामेंट की कोई आम दुश्मनी नहीं रही, ये अंधेरे में एक दूसरे को पहचानने वाली दो अनचिन्ह शक्तियों का सीधा टकराव है। और इसे साबित करने के लिए विक्रांत एक चुनौती दे डालता है। रात के समय पुराने शिलाखंड वन में उससे अकेले मिलने की चुनौती। अब जरा उन रणनीतिक नुकसानों पर गौर कीजिए जिनमें आरव कदम रखने जा रहा है। पहला, पूर्ण अलगाव। वहां कोई दर्शक नहीं होंगे, कोई भीड़ नहीं होगी जो उसका समर्थन कर सके। दूसरा, ये उस शिकारी का अपना क्षेत्र है। रात का वो माहौल विक्रांत से जुड़ी उस अंधेरी सत्ता के पूरी तरह से अनुकूल है। और अंत में शून्य सुरक्षा। वे टूर्नामेंट विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र और उनकी निगरानी से पूरी तरह से बाहर जा रहे हैं। यह आरव को एक शिकार की तरह अलग थलग करने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही रणनीतिक जाल है। और ये स्लाइड उस बदलाव को बखूबी दर्शाती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अब हम आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट आर्क के उन नियमों, दर्शकों के समर्थन और निगरानी वाली सुरक्षा से बाहर निकलकर सर्वाइवल आर्क के गहरे अंधेरे में आ गए हैं। अब बात अकेलेपन की है, रात के घंघोर अंधेरे की है, एक आध्यात्मिक खतरे की है। और सबसे बड़ी बात, ये अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। कहानी पूरी तरह से इवॉल्व हो चुकी है। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि खौफनाक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अगर आपको या किसी को भी अभी तक ये शक था कि सुरक्षा का घेरा टूट चुका है, तो वो शक इस आखिरी पल में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रुचि, जो शाही मार्गदर्शक हैं, जिन्हें हर हाल में शांत रहना चाहिए था, वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी होती हैं और पूरे स्टेडियम के सामने चिल्लाती हैं, नहीं। उनकी आंखें पूरी तरह से खौफ से भरी हुई हैं। आप ही बताइए, जब राजघराने का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपना आपा इस तरह खो देता है, तो ये दर्शकों के लिए सबसे बड़ा संकेत होता है। ये बताता है कि टूर्नामेंट के नियमों की जो सुरक्षा थी ना, वो अब आधिकारिक तौर पर मर चुकी है। आरव को अब कोई नहीं बचा सकता। जो अंततः हमें इस अंधेरे और अनजाने सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, तो अब आरव के अस्तित्व के लिए इन दो प्राचीन शक्तियों के टकराव का क्या मतलब है, खासकर तब जब कोई नियम उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वो एक ऐसी नई जागृत शक्ति के साथ उस शिकारी के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है जिसे वो खुद भी मुश्किल से ही समझता है। घने जंगल में खौफनाक टकराव का मंच पूरी तरह से तैयार है, और सच कहूं तो अब खतरा इससे ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। इस विस्तृत विश्लेषण में मेरे साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आगे जो होने वाला है उसे देखने के लिए आप अपनी बत्तियां चालू ही रखें।